वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे हम बच्चों मेरे संग की औरतें की व्याख्या का भाग 4। तो तीसरे भाग में हमने पढ़ा था कि कैसे मांझी चोर को पानी पिलाकर उसको अपना बेटा बना लेती है और वो सारी उम्र फिर उनके घर खेती करके अपना जीवन बिताता है। उसके बाद मृदुला गर्ग जी अपनी 5 बहनों और एक भाई के बारे में बताती है कि मांझी की मन्नत से जो पहली बेटी हुई थी उनका नाम था मंजुल और उन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया, इसलिए भगत उनका सरनेम है। और मंजुल भगत जो है वो आज के दौर की एक विख्यात लेखिका हैं। दूसरे नंबर पर मृदुला गर्ग का जन्म हुआ, वो भी लेखिका हैं। और तीसरे नंबर पर गौरी जिनका घर का नाम चित्रा है। और चौथे नंबर पर रेणु जो नहीं लिखती हैं। और 5वें नंबर पर अचला जिन्होंने शादी के बाद लिखना शुरू किया और उनका सरनेम बंसल, अचला बंसल करके वो एक विख्यात लेखिका हैं जो इंग्लिश में लिखती हैं। और 6ठे नंबर पर है राजीव उनके भाई, जो फिर से उन्होंने हिंदी में लेखन शुरू किया। तो इससे आगे शुरू करते हैं बच्चों भाग 4। तो लेखिका कहती हैं कि हम 4 लिखते हैं, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, अचला बंसल और राजीव, ये चारों लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। पर मृदुला गर्ग के ससुराल वाले उन्हें नहीं पढ़ते थे और इस तथ्य को हज़म करने के लिए उन्हें काफ़ी वक्त लगा। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं जो लिखती हूँ मेरे ही परिवार वाले नहीं पढ़ते। फिर उनके फ़ायदे भी उसको नज़र आने लगे उस बात के कि कम से कम घर के भीतर तो उन्हें हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता, क्योंकि जब भी कोई लेखक लेखिका कुछ लिखता है तो कुछ लोग उसके समर्थक होते हैं और कुछ लोग उसके आलोचक होते हैं। तो वो कहती है कि कम से कम इस आलोचना का सामना मुझे घर में तो नहीं करना पड़ता। खैर, वो कहती है मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। तो गौरी और रेणु जो है वो लेखक नहीं बनी थी, और जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। क्योंकि जब भी कोई लेखिका लिखती है, कोई लेखक लिखता है, तो उसके आलोचक उसकी आलोचना भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी आलोचना को ग्रहण करके, उसे स्वीकार करके आपको अपने आप को निखारते जाना चाहिए। उस आलोचना से कोई दम नहीं घुटता, आपको बस एक लंबी सांस लेनी होती है और अपनी आलोचना से कुछ सीखना ही चाहिए। वो कहती हैं कि पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिकाएं बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली जो रेणु थी, उनका आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को लेने बस अड्डे आती थी तो रेणु उस पर बैठने से इनकार कर देती थी। उसका मानना यह था कि थोड़े से रास्ते के लिए गाड़ी में बैठकर जाना सामंतशाही का प्रतीक है, कि दिखावे का प्रतीक है, अपने आप को अपना शो ऑफ करने का प्रतीक है, जो शायद था भी। पर साथ ही वो पिता के अतिरिक्त लाड का भी प्रतीक था, क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे गर्मी में तरबतर होकर परेशान हों। और दूसरी वजह यह थी कि रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी, कि रसोइया जो उनका इंतज़ार कर रहा होता था कि बच्चे जो है स्कूल से आए और मैं उनको खाना खिला के अगले कार्य के लिए फारिग हो जाऊं। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन थी। हमने पढ़ा पहले भी कि माँ ने बहू, पत्नी और माँ की तरह वो व्यवहार नहीं करती थी, वो अपने साहित्य को पढ़ने में व्यस्त रहती थी। पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा, तो पिताजी बड़े कुड़ते थे रेणु को देखकर कि जब वो अचला गाड़ी में बैठी होती थी और वो पीछे पैदल चली होती थी, कि ये कैसी बच्ची है ये। बचपन में एक बार रेणु को किसी ने चुनौती दे दी कि तुम जनरल मिथैया का जो है चित्र नहीं मंगवा सकती। तो उसने क्या किया कि जनरल मिथैया को पत्र लिखा और उनसे उनका चित्र मांगा। और जनरल थिमैया ने भी एक मोटरसाइकिल सवार जवान के पास अपना चित्र उनको दे दिया, भिजवा दिया, और जवान ने आकर वो रेणु को दे दिया। इस बात से पड़ोस में उनका काफ़ी रुतबा बढ़ गया, शान बढ़ गई। और वो कहते हैं कि लेखिका कहती हैं कि गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी बहुत परहेज़ था। वो पढ़ने का इम्तिहान देने में भी पसंद नहीं करती थी। और स्कूल तो जैसे तैसे उसने पास कर लिया, पर जब बीए के इम्तिहान की बारी आई तो वो अड़ गई कि पहले ये बताओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, मैं तभी इम्तिहान दूंगी।
और अगर मुझे यकीन हुआ कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए, सब ने तरह तरह की बातें बोली कि पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है। तो माँ ने कहा पिताजी से पूछ लो, और पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह कई उन्होंने तर्क दिए। पर कोई भी तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेनू को और ना ही खुद पिताजी को। पर आखिर में उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है, कि कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और करो क्योंकि भारतीय समाज में माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारे संस्कार हैं। तो उसने अंत में ये पिताजी ने यही बात कही कि तुम्हें बीए करनी पड़ेगी क्योंकि मैं कह रहा हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हें करनी पड़ेगी। तो रेनू ने अपने पिता की खुशी के लिए बीए कर लिया, यानी पास होने लायक नंबर लेकर वो पास हो गई। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे हैं। माँ जो है सत्यवादी हैं, ईमानदार थी, और वो कहते हैं कि रेनू उनसे भी 2 कदम आगे थी। वह मजाक कर रही होगी इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी, कि जब वो सच कहती थी तो लोग सोचते थे कि वो मजाक कर रही है, और वो लोग उस पर हंस देते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतनी सच बोलने वाली है। तो आज भी अगर उसे कोई इत्र अर्थात परफ्यूम भेंट करता है तो वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहाती हूँ। अब तीसरे नंबर पर चित्रा, तीसरे नंबर की जो बेटी थी उसका नाम चित्रा था और बाहर का नाम गौरी। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी उसको औरों को पढ़ाने में होती थी। इसलिए जब भी रिज़ल्ट आता तो उसके कम नंबर आते, और जिनको वो पढ़ाती थी, जो उसके शागिर्द थे, जो उसके शिष्य थे, उनके ज़्यादा नंबर आ जाते। पर घर में सब चलता था, ऐसे नहीं बोलते थे उसको, कोई टोकता नहीं था उस बात के लिए। और जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में एक लड़के को पसंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि शादी करूँगी तो इसी से करूँगी। पर मुश्किल यह थी कि ना माँ बाप को और ना खुद लड़के को उसके निर्णय का पता था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। पर उसका कहना था कि वो जो सोच लेती है वो हमेशा करके रहती है। तो अंततः उसकी शादी उसी लड़के से ही हो गई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वही होकर रहता है। तो चित्रा ने जिस लड़के को पसंद किया अंततः उससे ही शादी कर ली। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, तो शादी हो गई उनकी। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी, कि वो मृदुला गर्ग जी कहते हैं कि हम सारी ही बहनें खिसकी हुई हैं। हमारे जो काम करने के तरीके हैं, जो हमारे शौक़ हैं, वो लोगों से हटकर हैं, जैसे उनकी नानी और परदादी के थे। तो पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया और ढंग से पढ़ाई की तो पास भी हो गई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। तो चित्रा ने अपने पिता की पसंद से शादी कर ली, पर उसके आगे अचला ने अपने पिता की पसंद से शादी कर ली। उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई, मतलब शादी के बाद जो है वो इतना अपने परिवार वालों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाई और घर बार में ज़्यादा मन नहीं लगा उनका। और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 वर्ष पार करते ही उन्हें भी लिखने का रोग लग गया। मतलब अचला जो है वो शादी के बाद अपने ससुराल वालों में, जैसे उनकी माँ थी कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी वो चीज़ें, और 30 साल के बाद अचला बंसल ने भी लिखना शुरू कर दिया। रोग लग जाना अचला वो भी लेखन में पड़ गई। तो ये था हमारा चौथा भाग। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।